सो हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। डियर, हम बात करने वाले नॉइज पोल्यूशन की। जैसे इसके लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स जो हैं एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, और हमारा जो भी ये सब चीज़ें हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं, ये सब एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। तो इसमें हमने बेसिकली किसके बारे में समझा था? इसमें हमने बेसिकली अपने वायु प्रदूषण के बारे में जान लिया था। ये कैसे होता है और उससे क्या क्या किसके क्या हानियाँ हैं, इससे इसके इफेक्ट क्या हैं और कितने प्रकार से हैं। तो ये सब वन में हमने जान लिया था। थोड़ा बहुत शोर के बारे में हमने भी, नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी जान लिया था। लेकिन आज फिर से हम शुरुआत करने वाले हैं और बेसिकली सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी कि नॉइज़ क्या है, पोल्यूशन क्या है, ये आप सभी लोग जानते हैं। आई होप आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, जब प्रॉपर डिफिनेशन लिखना है, प्रॉपर वे में जो चीज़ें लिखनी है, मेंशन करनी है, वो कैसी होगी तो आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है, जो उसकी एग्जैक्ट और प्रॉपर डिफिनेशन होगी। हम पोल्यूशन के बारे में अच्छे खासे से जानते हैं, बट एक बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे और आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें सब लगभग क्लियर हो जाएंगे। सो चलते हैं हमारे अपने टॉपिक की ओर, जो कि टॉपिक क्या है हमारा? नॉइज पोल्यूशन। जी हाँ गाइस, नॉइज पोल्यूशन है। जैसा कि यहाँ आप पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे, नॉइज पोल्यूशन हमारा टॉपिक है। जैसा कि जानते हैं शोर क्या होता है, शोर प्रदूषण क्या है, या कहे तो ध्वनि प्रदूषण क्या है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत आप प्लीज़ वीडियो में बस कंटिन्यू बने रहिएगा, वन में चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। देखिए, डिफिनीशन की बात की जाए तो विभिन्न कारकों द्वारा आसपास के यहाँ आप पढ़ सकते हैं। इसको क्या है कि विभिन्न कारकों द्वारा आसपास के पर्यावरण में ध्वनि की मात्रा बढ़ जाती है, जो मानव स्वास्थ्य व अन्य प्राणियों के लिए हानिकारक होता है, जिसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। सिंपल सी बात है। जो बहुत से फैक्टर हैं जिनके द्वारा क्या होता है, हमारे आसपास में जो हमारे, देखिए ध्वनि तो थोड़ा बहुत होती रहती है, लेकिन जब क्या हो जाता है, यही ध्वनि की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत से फैक्टर हैं इसकी ध्वनि के ज़्यादा होने के। अभी सब प्रकार में पढ़ेंगे क्या कैसे होता है, तो उससे सब क्लियरिटी आएगी। तो ये प्रॉपर डिफिनेशन हो गई कि विभिन्न कारकों द्वारा आसपास के पर्यावरण में ध्वनि की मात्रा बढ़ जाती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए व अन्य प्राणियों के लिए हानिकारक है, जिसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आप अपनी आई की पावर का प्रयोग करके सोच समझ के, क्योंकि ये हमारी चीज़ें हमारे आसपास कहीं ना कहीं इनका रिलेशन है, तो इसको अपने तरीके से बनाकर लिख सकते हैं। और वैज्ञानिकों की माने तो हारल के अनुसार क्या है, हारल एक वैज्ञानिक थे जिसने इस पर बात की है। तो शोर एक ना चाहने वाली ध्वनि है, जिससे सुस्ती बढ़ती है और कुछ औद्योगिक दशाओं में यह बहरेपन का भी कारण बनती है। बात कर रहे हैं हेरल वैज्ञानिक, कह रहे हैं कि शोर क्या होता है, उनके अनुसार चीज़ों को समझते हैं। शोर एक ऐसी ना चाहने वाली ध्वनि है जिससे सुस्ती मतलब एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, सुस्ती बढ़ती है। और क्या होता है, कुछ औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल दशाओं में, मतलब उससे जो निकलने वाली हमारी ध्वनि वगैरह होती है बहुत, वो हमारी क्या होती है, बहरेपन का कारण होती हैं। ये सब चीज़ें हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये बुक में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और विस्टल्स के अनुसार क्या है, विस्टल्स के अकॉर्डिंग क्या है, शोर एक असुहानी ना चाहने वाली ध्वनि है। तो विस्टल्स के अनुसार ये आप कह सकते हैं शोर एक असुहानी मतलब जो सुहावनी ना हो, ना चाहने वाली ध्वनि है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बात करते हैं हमारे क्या है, सोर्सेज ऑफ नॉइज़ की, मतलब कि उसके जो स्रोत है, किन किन कारणों से हमारा नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, तो इस चीज़ की बात करते हैं। तो अभी चलिए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, या कहे तो निम्न प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडस्ट्रियल हो गया। ऐसा मेनली बांटने की बात की जाए तो नेचुरली जो हमें नेचर और उसके क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, इसके बेस पे हम बांट सकते हैं। लेकिन वही सब चीज़ें हैं, इसको पढ़ लेते हैं हम। देखिए गाइस, सोर्सेज ऑफ जो नॉइज़ पोल्यूशन है, उसमें सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल पढ़ेंगे। मतलब औद्योगिक क्षेत्रों के कारण जो हमारे यहाँ क्या करती है, जो हमारे आसपास जो होती है, क्या होती है कि नॉइज़ फैलती है, नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है। वो कैसे होता है, कंपनियों कारखानों में होने वाली विभिन्न क्रियाकलापों, या कह सकते हैं आप यहाँ पढ़ सकते हैं, शोर मशीनों के चालन की प्रक्रिया व उनमें विभिन्न भागों में आपसी घर्षण, तथा कारखानों में कार्यरत मजदूर की आपसी बातचीत आदि से शोर उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है, यदि कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री है जहाँ क्या होती है, कोई चीज़ का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ ये बेसिकली होता है कि मशीनें वगैरह चल रही होती है, और मशीनें पुरान रहती है, तो उनमें आप फ्रैक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होने के कारण मशीनें के पार्ट्स आपस में लड़ते हैं, जिससे हमारा नॉइज होता है। और भी कारण और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, और मजदूर भी उसमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, भीड़ भी रहती है, काम भी चलता रहता है। तो वहाँ ये हो सकता है कि इनके कारण क्या होता है, हमारा पॉल्यूशन फैलता है, नॉइज पॉल्यूशन। बात ये मान लीजिए आ सकते हैं हमारे अगर बात कर जाए, इसको डिवाइड कर दिया जाए पॉल्यूशन को, मतलब नॉइज पॉल्यूशन को, तो एक आर्टिफिशियल हो जाएगा, एक हमारा नेचर हो जाएगा। इसी के अनुसार ये मान लीजिए आर्टिफिशियल हमारा जो हमारा इंडस्ट्रियल है,
हाँ, यातायात की बात की जाए तो यातायात सड़कों पर, देखिए सड़कों पर चलने वाले वाहन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज के कारण अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे मुख्यतः पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल आदि सभी प्रभावित होते हैं। तो ये आप अपने अनुसार भी कोई चीज़ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप एक बस थोड़ा सा हिंट है आपके लिए, आप काफ़ी ज़्यादा जानकार होंगे। देखिए सामुदायिक कार्यक्रम, मान लीजिए आपके आसपास कोई सामुदायिक कार्यक्रम होता है। सामुदायिक मतलब जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, सामुदायिक लोग इकट्ठे होते हैं। जब कोई सामूहिक कार्यक्रम, त्यौहार, शादी, विवाह, अन्य किसी कार्यक्रम जिसमें लोग एकत्रित होते हैं और इन अवसरों पे ऊंची ऊंची आवाज़ों में गाने बजाए जाते हैं, डीजे बजाए जाते हैं, पटाखे छुड़ाना, लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़ा आदि द्वारा शुभ अवसरों को मनाया जाता है, जिससे नॉइज पोल्यूशन होता है या उससे नॉइज पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो ये अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे कि आप बात करते हैं प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण। जी हाँ, अगर प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण की बात कर लेते हैं तो प्राकृतिक कारणों से भी नॉइज पोल्यूशन फैलता है, जिससे बादल गरजना, बिजली चमकना, तेज वर्षा, आंधी तूफान और ज्वालामुखी विस्फोट आदि से बहुत अधिक मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है। ये तो आप जानते हैं कि बिजली जब कड़कती है और बादल जो हमारे गरजते हैं तो उनसे काफ़ी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ये आप खुद रियलाइज़ करेंगे, इसका आभास खुद ही करे होंगे। तो बात कर लेते हैं आगे अपने यूनिट्स ऑफ, मतलब नॉइज़ की क्या यूनिट है। तो शोर की तीव्रता बेल क्या है, बेल या डेसीबल में मापी जाती है। डेसीबल जो होता है बेल का 10वां भाग होता है। डेसी मतलब जानती हैं 10वां होता है, डेसी मतलब क्या होता है 10वां होता है, 10th होता है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आप जान लिए। अब बात कर लेते हैं शोर की। अगर नॉइज़ क्या है, नॉइज़ डोज मतलब शोर की मात्रा में, यहाँ समझ लेते हैं, ये इस बात को समझ लेते हैं। मान लीजिए इवेंट, कौन कौन घटनाओं से क्या क्या कितनी मात्रा में हमारी नॉइज पॉल्यूशन फैलता है। देखिए वोल्केनो क्या है, वोल्केनो इरप्शन में 190 मतलब 190 सॉरी, थंडर मतलब यही बादलों की गड़गड़ाहट वगैरह समझ सकते हैं। 120 डेसीबल में है, सब डेसीबल में है। ट्रेन वगैरह, जेट प्लेन वगैरह से 120 होते हैं, ट्रेन 110 डेसीबल में। कार और बाइक्स अभी ये सब समझ जाएंगे अब आगे तो चल के थोड़ा बहुत। टाइप राइटिंग इतना होता है, ब्रीथिंग जो हम सांस लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ लिखा है ब्रीथिंग में 10 डेसीबल का शोर होता है। तो साउंड इफेक्ट टाइप और डेसीबल लेवल, जो अभी हम बताए थे कि इतना डेसीबल लेवल होता है, तो इससे आप क्या समझे हैं, इससे ये समझे साउंड इफेक्ट टाइप्स डेसीबल लेवल, ये सब लिखा है। पेनफुल होगा अगर डेसीबल जो हमारा है, जो साउंड इफेक्ट है 120 से 150 के बीच में है तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा। और एक्सटर्नली लाउडली जो होगा वो 90 से 110 के बीच में होगा। वेरी लो जो होगा हमारा क्या होगा 70 से 90 डेसिबल के बीच में। मॉडरेट की बात की जाए तो नॉर्मल एकदम 40 से 60 के बीच होगा। और फेड मतलब फीका एकदम क्या होगा, कम होगा, जो हमारा 30 डेसिबल। मतलब ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा है यहाँ। तो इसमें ये बताया गया खासकर कि अगर किस प्रकार का, मतलब कितनी हाई फ्रिक्वेंसी, कितनी हाई मात्रा में जो डेसिबल में हमारा जो यूनिट है इसमें अगर मेजर कर रहे हैं हमारा किसको, ध्वनि को, तो उससे क्या हो रहा है कि कैसा इफेक्ट पड़ेगा, जैसा कि इसमें लिखा है साफ साफ, इसको आप समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बात कर लेते हैं, हाँ देखिए इसको आप समझ सकते हैं इस पिक्चर को देख करके कि नॉइज पॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स है, इसमें पिक्चर के थ्रू चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आई होप प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण क्या है इनकी बात की जाए। देखिए विदाउट वेस्टिंग और टाइम, हम चीज़ों को क्लियर करते हुए कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो कमेंट थोड़ा बहुत कर दिएगा, रिप्लाई तो जाएगा ही जाएगा। देखिए प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ प्राकृतिक कारणों से भी शोर उत्पन्न होता है, जैसे तेज वर्षा, बिजली गड़गड़ाहट, ये नदियों की, ये सब चीज़ें अभी हमने जाना है। प्राकृतिक कारणों से भी ये सब चीज़ें होता है। उल्कापिंड के टक्कर आदि से विभिन्न कारणों से हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं रेंज ऑफ ह्यूमन। देखिए ये सब जो नोट्स है आप अकॉर्डिंग यूपी ब्यूटी 3rd सेमेस्टर, जो कि हमारा नया सिलेबस आया है, नई बुक आई है, जो भी हमारा है, जो हमारा नया सिलेबस है क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, और उसमें जोड़ दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको रिकॉर्डिंग आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप नई चीज़ों को, सही चीज़ें को पढ़ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो इस चीज़ को मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ टॉपिक्स छूट रहे हैं। सभी चीज़ें कवर करते हुए हम चलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम फिर टॉपिक की ओर चलते हैं। रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर की बात कर लेते हैं गाइस। तो होता क्या है कि मानव कान की सीमा की 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो साउंड होता है वो क्या होता है, मानव सुन सकता है। ये सर्व ध्वनि तरंगे होती हैं, ये सब जानते हैं, तो आप फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे। शोर की प्रभाव क्या है, इफेक्ट ऑफ नॉइज़ की बात कर लेते हैं। तो शोर से निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। अधिक व सतत शोर के कारण मानव की सुनने की क्षमता कम हो जाती है और बहरेपन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सतत शोर के कारण मतलब कंटिन्यूअस शोर, मतलब यदि नॉइज होता ही रहे, मान लीजिए कहीं
पर शोर हो रहा है तो ठीक है, और वो शोर होता ही रहे तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जान लेते हैं। सतत शोर के कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर आदि उत्पन्न हो जाता है, जिससे जिससे क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती है। शोर क्या है, शोर से अस्पताल व पुस्तकालय, या क्या बेसिकली बात कर ले, शोर से पुस्तकालय व विद्यालय में रहने वाले स्टूडेंट काफ़ी समस्या होती है, उनका माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाता। मतलब यदि आप पुस्तकालय, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज में है तो यदि शोर शराबा हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, कभी कभी सड़कों पर अधिक शोर होने कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सब सिंपल है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। देखिए शोर से क्या होता है, शोर से और ये सब, शोर से कार्य क्षमता व ध्यान केंद्रित करने में कमी आती है। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा शोर होगा तो उसमें हमारी इफिशियंसी, जो काम करने की क्षमता है, और कंसंट्रेशन में हमारा कमी आता है। अत्यधिक शोर व बातचीत करने में क्या होता है, कम्युनिकेशन और तथा लेक्चर में क्या होता है, हमारा दिक्कतें पैदा होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात मानव स्वास्थ्य, उच्च तीव्रता वाली हाई फ्रिक्वेंसी जो हमारी लाउड है, स्पीक मतलब ये सब चीज़ें हैं, वो क्या होता है, मानव के स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य प्राणियों को भी, जैसे कि इसमें मैं आगे अभी आपको पढ़ाया है कि जो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं मानव पे, उसके साथ साथ क्या होता है, पशु पक्षियों जानवरों पर भी कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट, बैड इफेक्ट पड़ता है। तो सभी चीज़ों पे गौर करते हुए चलेंगे। शोर का स्तर बात कर लेते हैं। शोर का स्तर यदि डेसिबल में है 0 तो श्रवण, इसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है, एक टेबल है, इसको आप यहाँ मेंशन, इसको पढ़। शोर का स्तर मतलब डेसिबल, उसका लेवल जो है, और प्रभाव जो है 0 का रहेगा स्तर। श्रवण की शुरुआत यहीं से होती है 0। 60 की बेचैनी यानी दृढ़ता आने लगती है अगर इतने डेसिबल में कहाँ शोर हो रहा है। यदि 80 है तो कार्य की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने में हमारी कमी आने लगती है। ज़्यादा आपको रटना नहीं है, थोड़ा बहुत समझ लेना है, अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे। 80-85 रहेगा तो श्रवण दोष उत्पन्न हो सकता है। 90 रहेगा हमारा डेसिबल में तो कान की आंतरिक भाग में क्षति हो सकती है। लगातार अगर इसी मात्रा में, इसी डेसिबल में, इतने में ही अगर हम क्या करते हैं, शोर सुनते रहते थे। सब चीज़ें क्लियर हो रहा होगा, क्लियरिटी आ गई होगी। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता तो कमेंट करने के, देखिए मैं बहुत कम टाइम ले रहा हूँ, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं स्पीडली बहुत पढ़ा रहा हूँ। तो वाटर पोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ एक पिक्चर देख गए होंगे, इस पिक्चर को देखकर ही वाटर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा गए होंगे। और अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन की। तो प्राकृतिक में उपस्थित तथा मानव कृत्रिम में सभी चीज़ें जो हानिकारक खराब होती हैं, मतलब जो खराब होती हैं, देखिए प्राकृतिक में उपस्थित तथा मानव कृत्रिम में सभी चीज़ें जो हानिकारक तथा खराब होती हैं, यह जल, नदियों, अन्य माध्यम में, जब किसी अन्य माध्यम से क्या होता है, जल में मिल जाती हैं, जिससे जल के पीएच वैल्यू में परिवर्तन आ जाता है और वह जल को प्रदूषित कर देते हैं, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रदूषित जल से होने वाले प्रदूषण को ही जल प्रदूषण कहते हैं। आप इसको आराम से वीडियो को स्टॉप करके एक बार रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स को मेरी पढ़ सकते हैं, आपको सब क्लियरिटी आ जाएगी। बात कर लेते हैं जल प्रदूषण के स्रोत जो है, मान लीजिए मेनली 2 टाइप्स स्रोत होंगे, एक प्राकृतिक होगा, कृत्रिम होगा। प्राकृतिक में बात की जाए जो हवाएं हैं, मतलब विंड जो है, हवाओं के चलने से आसपास की सतह से धूल, मिट्टी और पॉलीथीन हवा में ऊपर उठने लगती है, जो किसी न किसी खुले जल स्रोत में मिल जाती है प्रदूषित, और उसे प्रदूषित कर देती है। इसलिए पीने के पानी को ढककर भी रखा जाता है। यहाँ से आप कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। भाई हवा है तो हवा में, भाई हवा जब आती है तो अपने साथ धूल, मिट्टी और पॉलीथीन और चीज़ें उड़ा के ले जाती है, और फिर ये कहीं ना कहीं जहाँ खुले कोई जलाशय है, कोई भी चीज़ है तो उसमें वो मिल जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा ये जल प्रदूषण और भी बढ़ जाता है। तो आई होप आपको क्लियर आ रही होगी। मृदा का कटाव, देखिए गैस, एक टॉपिक है मृदा का कटाव, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा। मृदा का कटाव है तो कि इस पर्याय नहरों, नदियों के जल व अन्य माध्यम से क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए नहर, नदी, कोई भी चीज़ है तो उससे पानी प्रवाहित हो रहा है, और उसके आसपास के क्षेत्र क्या होते हैं, आसपास के क्षेत्र उससे क्या होते हैं, आसपास की जो मिट्टियाँ होती है वो कटने लगती है, और वही कहीं ना कहीं वो प्रवाह के दौरान उसमें मिल जाती है, जिससे वो प्रदूषित हो जाता है। और भी बात की जाए, और भी कई फैक्टर होते हैं जिसमें मृदा का कटाव जाकर सीधे नदी, नाले और किसी ऐसे जलाशय में मिल जाते हैं, तो जो उन्हें क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन का काम करते हैं। तो इसको अपने अनुसार बनाकर लिख सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ। वाटर, अब बात कर लेते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। देखिए ये बात क्या होता है, वोल्केनो जो विस्फोट होता है, जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान ही अपने साथ ज्वालामुखी राख, चट्टानी टुकड़े, अन्य विषैली गैस, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलवाष्प जैसे गैस निकलती है, जो जल के संपर्क में आकर उसे प्रदूषित कर देती है। तो इतनी सी बात है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। जल प्रदूषण के प्राकृतिक रूप से और भी कारण हो सकते हैं। मैंने कुछ कारण, मृदा का कटाव, ज्वालामुखी विस्फोट, और भी हवाएं चलना, ये सब, भूस्खलन भी हो सकता है, लैंड स्लाइडिंग वगैरह, तो और भी कारण हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं 2 3 4 ही हो, तो और भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। हमने कुछ बता दिया है। जल प्रदूषण के
चलिए गाइस, अब कृत्रिम स्रोत की भी बात कर लेते हैं लगे हाथों कि कृत्रिम स्रोत से कैसे जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन होता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ लिखा क्या है, बहुत इजी वे में। जल प्रदूषण में कृत्रिम प्राकृतिक स्रोत के साथ साथ आर्टिफिशियल सोर्स जो हमारे कृत्रिम स्रोत भी मुख्यतः भाग लेते हैं। और कृत्रिम स्रोत जो जल प्रदूषण के कारण है या जो जल प्रदूषण का काम करते हैं, कृत्रिम स्रोत हमारे जो हैं वो क्या है, कुछ निम्न प्रकार से, निम्न मतलब नीचे दिए गए हैं। कृषि क्षेत्रों से, मतलब जो आर्टिफिशियली जो हमारा प्रदूषण वाटर पोल्यूशन फैल रहा है वो कृषि क्षेत्रों से कैसे फैल रहा है ये देखते हैं। इसको देखते हैं और समझते हैं क्या है। आधुनिक युग में मतलब मॉडर्न एज में उत्पादन क्षमता बढ़ने के लिए खेतों में विभिन्न रासायनिक खादों एवं उर्वरकों, फास्फेट, नाइट्रेट, यूरिया, डाई, पोटाश, ये सब चीज़ें मिलाई जा रही है, इनका उपयोग किया जा रहा है। यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, लाई जा रही है। इसके अतिरिक्त खरपतवार नाशक व कीटाणुनाशक पदार्थों, रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। ये सभी मृदा में मिल जाते हैं और मृदा वर्षा जब जल होता है उसके साथ बह करके पृष्ठीय जल के साथ या भूमिगत जल के साथ मिल जाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, वाटर पोल्यूशन और भी बढ़ जाता है, मतलब वाटर पोल्यूंट हो जाता है। मतलब हमारा क्या होता है कि वाटर पोल्यूशन इसके थ्रू भी कृषि क्षेत्र में जो हम रासायनिक पदार्थ यूज कर रहे हैं उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन हो रहा है। आप देख सकते हैं वाटर पोल्यूशन का अच्छा सा चित्र बना हुआ है। देखिए कैसे यहाँ घरेलू अपमार्जन की बात की गई है, मतलब जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, फिनाइल डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर और भी जो अन्य चीज़ें होती हैं लिक्विड फॉर्म में, जिनसे हम आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल मॉडर्न एज में क्या कर रहे हैं, घरों की, जैसे देखिए आजकल घरों में फर्श, मकानों, बर्तनों आदि की सफाई करने के लिए बाजार में विशेष प्रकार के डिटर्जेंट उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग करने से हम सब मतलब प्रयोग हम सब कर रहे हैं। जो सफाई के बाद क्या होता है, नालियों के माध्यम से नहर, नदी, झील, झरने व समुद्र अन्य माध्यम में पहुँच जाता है, जो क्या होता है, पानी को दूषित कर देता है। तो जाहिर सी बात है, जो आजकल मॉडर्न एज में हम आप सभी टॉयलेट या कहें तो शौचालय के साफ़ सफाई व अन्य किचन वगैरह की साफ़ सफाई, रूम को साफ़ सफाई के लिए जो भी केमिकल्स यूज कर रहे हैं, जो भी लिक्विड फॉर्म केमिकल्स, डिटर्जेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से नदी नालों के थ्रू क्या होता है, वो हमारे जल को प्रदूषित कर देता है। तो इसके थ्रू भी हमारा आजकल जो प्रदूषण बढ़ गया है वो बहुत तरीके से होगा। देखिए इसको समझ लेते हैं क्या है, औद्योगिक कार्य, मतलब इंडस्ट्रियल कार्य से जो भी हमारे सर आसपास औद्योगिक कार्य हो रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वो क्या होता है, उद्योगों, इसको समझिएगा, उद्योगों से निकले अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि कोयला, धुएं, हानिकारक गैसें व अन्य तरल व द्रवीय पदार्थ जो सीधे किसी न किसी झरने, नदी व बड़े से नाले में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जो हमारे इंडस्ट्री हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसी कुछ फैक्ट्रियाँ जो कि कूड़ा कचरा और कबाड़ निकालती हैं, जो क्या होता है, जो कहीं नहीं फेंका जाता, वो लिक्विड के थ्रू किसी नाले या गटर के थ्रू क्या होता है, नदियों में सीधे छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन और भी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब सीवेज की बात कर लेते हैं। सीवेज क्या होता है, जो हम पानी यूज करते हैं, जो हमारा पानी यूज करते हैं उसका, मान लीजिए जो बर्तन धोते हैं वो उसका पानी, जो हम शौचालय में पानी यूज करते हैं उसका पानी, वो सब चीज़ें, पानी जब किसी थ्रू क्या होता है, गंदा पानी, एक समझ लीजिए गंदा पानी, गंदा पदार्थ जो होता है, शहरों व बड़े नगरों में होने वाले कूड़ा करकट, मलमूत्र व सीधे नाले में गटर के द्वारा नदियों जलीय माध्यम में गिरा दिया जाता है, जिससे क्या अपशिष्ट पदार्थ जो है हमारा खराब पदार्थ वो जल में घुल जाता है, जल को प्रदूषित कर देता है। तो ये सब चीज़ें थी। आप अपने अकॉर्डिंग एक दो टॉपिक और सोच के लिख सकते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसा कोई टॉपिक है जिसे आप अपने सेंसेस के अनुसार लिख सकते हैं, सोच के बना के लिख सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बात कर लेते हैं गैस इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। जी हाँ गैस, वो इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा क्या है, जल प्रदूषण के प्रभाव क्या है। विस्तृत रूप से जल प्रदूषण होने वाले प्रभाव या दुष्प्रभाव निम्नवत है, कहीं नीचे दिए गए हैं। मनुष्यों द्वारा प्रभाव, मतलब मनुष्यों पर प्रभाव, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव, कैसा प्रभाव पड़ता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले। देखिए जल मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। सिंपल सी बात है कि जल जो है मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, पेय पदार्थ है, तरल पदार्थ है। ये क्या होता है, जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना बेकार है। जल हमारे शरीर में लगभग 60 से 70% भाग में अतः क्या होता है, जल मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। परंतु ये उपयोगी जल जब प्रदूषित हो जाता है, इसके प्रयोग से मानव अनेक बीमारियां, पीलिया, दस्त, हैजा, टाइफाइड आदि जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। अतः प्रदूषित जल मानव के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो कैसे प्रभाव डालता है हमने देख लिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। रटना नहीं है किसी चीज़ को, बट समझते जाना है और सुनते जाना है। वीडियो में बात कर लेते हैं आगे यार अपने
प्रभाव, पदार्थों का प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पदार्थों पर क्या प्रभाव होता है, दूषित जल जो होता है उसका pH मान परिवर्तित होता रहता है, हो जाता है। तो और क्या होता है, इसके जल के संपर्क से आने वाली वस्तुएं और लव वस्तुएं जो हमारी उनमें जंग लग जाता है और ये कमज़ोर हो जाती है। तो ये सिंपल सी बात है, पदार्थों पे भी इफेक्ट पड़ता है दूषित जल का आप जानते हैं सभी चीज़ों पे प्रभावित होती है हमारी। ये बात कर लेते हैं अगले चीज़ों की, जो क्या है हमारा अन्य आर्थिक हानियाँ, मतलब अदर इकोनॉमिक्स लॉसेस जो है हमारे। देखिए, प्रदूषित जल के संचयन में जहाँ एकत्रित किया जाता है का उपचार व निपटारा विशेष रूप से क्या होता है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा समाधान किया जाता है। उस राज्य व केंद्र की सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समाधान किया जाता है। और गंगा स्वच्छ जल मिशन चलाए जाते हैं। जैसे गंगा इस प्रकार के कह रहा है, बताए एग्जाम्पल दे दिए गए हैं कि गंगा स्वच्छ जल मिशन जैसे मिशन चलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, आर्थिक रूप से सरकार को हानि पहुंचती है। सिंपल सी बात है यार, नदियों को सफाई कराने में सरकार की बहुत पैसे लगता है, लेकिन हमारे भारत की नदियाँ क्या हैं, गंदी रहती हैं। ऐसा क्यों है आप समझ सकते हैं कि भारत क्या है, भारत में नदियों का जंजाल, मतलब एक जाल बचा, मतलब कोई नदी इधर से आ रही, दक्षिण भारत से आ रही, कोई उत्तर भारत से, हिमालय से निकल रही है। तो ये सब मतलब नदियों का एक जाल बना है। तो मान लीजिए कोई गंगा नदी साफ होती है, गंगा नदी साफ की जाती है, तो उसमें जो अन्य नदी मिली होती हैं वो नहीं साफ होती। मान लीजिए मतलब यूपी सरकार ने गंगा नदी पे ध्यान दिया और सफाई का मिशन चलाया, मान लीजिए यहाँ तक साफ होगी यूपी तक, लेकिन इसमें और भी अदर जो नदियाँ जुड़ी हैं या और आगे चल के जो बह जाती है, इसमें जो और चीज़ें जुड़ जाती हैं। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक स्थान में सफाई की यार, दूसरे स्थान में सफाई हो नहीं रही, तो उसमें गंदगी बनी ही रहती है। तो इसको विशेषकर सभी राज्यों की सरकार को ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देने के सफाई के कराने के साथ साथ इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, पॉल्यूशन ना हो सके, वाटर पॉल्यूटेंट ना हो सके। ये सब चीज़ें हैं, वो प्रभाव जान लिए, आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। छोड़िए, इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में आगे समझेंगे। और कुछ टॉपिक हमारा इसमें वाटर पोल्यूशन में बता है, जैसे BOD COD के बारे में समझना है, और भी जल उपचार के बारे में समझता है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, आप व्यूज को देख सकते हैं। तो प्लीज़ यदि वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी नॉलेज चाहते हैं, आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।